पर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज़ जो कि न्यूट्रिशन प्लस हमारी ओबीजी बेस्ड है इस चैनल पर। जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैं आपको बता दूं कि मेडिकल एंड नर्सेज हब का ही ये शॉर्ट्स चैनल है। तो जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं स्पेशली नर्सिंग वाले यदि यहाँ पे विज़िट करते हैं तो आप लोग मेडिकल एंड नर्सेज हब पे जाकर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पेशली ओनली फॉर नर्सिंग एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डाइटरी गोल्स फॉर पॉपुलेशन एट लार्ज। एक और चीज़ याद रखें, जो भी लोग ANM GNM CHO एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही साथ आप यदि स्पेशली ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के लिए कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक के लिए होता हो या सुपरवाइज़र के लिए होता है, आंगनवाड़ी के लिए होता है, वो सब लोग इन पेपर्स को है जो देख सकते हैं। तो यहाँ पर डाइटरी गोल्स क्या है, इनमें से कौन है जो व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य है। तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन इधर के उधर हैं, पहले में ही दे दिया है कि सभी मतलब नीचे के जो तीन हैं वो, तो तीन क्या हैं, प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज एंड डिसऑर्डर, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड मेंटेन IBW, या फिर मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। क्या है यहाँ पर, तो यदि बड़े पैमाने पर यदि जनता है तो हमारे डाइट को लेके सभी टारगेट होने चाहिए। पहला कि कोई भी बीमारी किसी भी चीज़ की कमी के कारण होती है, जो सेकंड ऑप्शन है उसका मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज एंड डिसऑर्डर, मतलब किसी भी खाने पीने की चीज़ के कारण, कमी होने के कारण यदि बीमारी होती है उसको प्रिवेंट करना, और हमें जो प्रॉपर क्या है पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ये सभी क्या होंगे, यहाँ पे ये सभी हैं जो आपके आंसर में आएंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंट्रानेटल केयर बिगन्स विद द ऑनसेट ऑफ। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है। तो यहाँ पर इंट्रानेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी का टाइम। क्या है, ड्यूरिंग द डिलीवरी का टाइम है जो यहाँ पे उसको लेके सही पॉइंट्स क्या हैं। तीन तरीके की केयर होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एक होती है एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल या फिर प्रीनेटल केयर। दूसरी होती है इंट्रानेटल केयर, मतलब ड्यूरिंग द लेबर से लेकर डिलीवरी होने के पहले की केयर, और आफ्टर डिलीवरी के बाद की केयर कहलाती है पोस्ट नेटल केयर। तो यहाँ पे पूछा है प्रसवकालीन मतलब ड्यूरिंग द लेबर के टाइम की जो केयर है कब शुरू होगी। फर्स्ट ऑप्शन है लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी विच इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ मदर एंड बेबी, मतलब यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, इसमें माता और शिशु की जांच करना आरंभ है। फिर है ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, या दोनों, या फिर ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहली चीज़ लास्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कंटिन्यूस केयर की जाती है वो कहलाती है एंटीनेटल केयर। कौन सी, एंटीनेटल केयर। तो आपके ऑप्शन क्या है, गलत होंगे। अब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी, लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी, यहाँ पर यदि हम एक सटीक भाषा में कहते हैं तो बच्चा पैदा हो रहा है जिस दौरान, पहली तो क्या होती है एंटीनेटल केयर, लेकिन माँ में जब जो कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होते हैं, बेबी बाहर आता है, उस दौरान जो केयर की जाती है ड्यूरिंग द लेबर रूम में, OT रूम में, तो वो कहलाती है इंट्रानेटल केयर। और उसकी शुरुआत कब होती है, लेबर आने से लेके बच्चा होने के टाइम तक। आफ्टर बेबी हो गया उसके बाद जो केयर की जाती है वो कहलाती है पोस्ट नेटल केयर। फिर है हेपेटाइटिस B इज कॉज्ड ड्यू टू। तो हेपेटाइटिस B किसके कारण होता है, फीकल कंटामिनेशन के कारण, कंटामिनेटेड पानी पीने के कारण, पेरेंट्रल रूट से, या फिर फूड कंटामिनेशन से। तो सबसे पहली चीज़, हमेशा यदि हेपेटाइटिस A एंड E के बारे में आपसे पूछा जाए, याद रखें हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E के बारे में आपसे पूछा जाए तो फीको ओरल रूट है जो इसके लिए क्या है, ट्रांसमिशन के लिए प्रेफरेबल है। अब यहाँ पर यदि हेपेटाइटिस B की बात की जाती है तो इसके लिए पेरेंट्रल रूट जिम्मेदार होगा। पेरेंट्रल का मतलब है यहाँ पे आपका वाया निडल प्रिक के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट आपके ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए तो उससे भी हो सकता है, हेपेटाइटिस C भी हो सकता है ट्रांसफ्यूज़न से, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट होगा वो क्या होगा, पेरेंट्रल रूट। नेक्स्ट वन, constant presence of disease or infectious agent within a
गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज एग्जाम्पल कोलेरा, मलेरिया एट्सेट्रा। यदि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उस उपस्थिति को क्या कहेंगे, लाइक जैसे कहीं हैजा हो जाए, मलेरिया हो जाए टाइप। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, एपिडेमिक, एंडेमिक, करियर या फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पूरे ऑप्शन समझिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और हो सकता था, स्पोरेडिक हो सकता था, पेंडेमिक हो सकता था। लेकिन देखिए यहाँ पर एक कोई बीमारी है जो किसी पर्टिकुलर छोटे एरिया में फैली हुई है, कहाँ पर, छोटे एरिया में फैली है, तो वो कहलाएगी एंडेमिक, स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग। या फिर एंडेमिक इसको इसलिए कहा कि जैसे कोलेरा है, समय पहले पौंडीचेरी में फैला हुआ था, क्लियर। हैजा है जो कुछ समय पहले पौंडीचेरी में फैला हुआ था, बट उसने ओनली पौंडीचेरी को अफेक्ट किया, बाकी इंडिया के किसी और जगह को अफेक्ट नहीं किया। एंड देन तो ये क्या होगा, एंडेमिक, मतलब किसी पर्टिकुलर, यहाँ पर तो मैंने बड़े लेवल पर बताया, लेट से मध्य प्रदेश का भोपाल है या इंदौर है, कोई ऐसे पर्टिकुलर सिटी में कोई प्रॉब्लम हो, बाकी अदर जगह ना वो हो, तो एंडेमिक ही कहलाएगी। लेकिन जब यदि वही बीमारी की पूरे इंडिया में हो जाए बट पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट ना करे, पूरे इंडिया में हो जाए वर्ल्ड को अफेक्ट ना करे, तो वो कहलाएगी एपिडेमिक। लेकिन जब जो बीमारी पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करे वो कहलाती पेंडेमिक। लाइक है जो अभी रिसेंट में कोविड हुआ था वो हो गया, प्लेग हुआ था एक बार जिसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कोलेरा है, मलेरिया है, या कोई इस तरीके की बीमारी जो किसी छोटे एरिया को कवर करती हैं, परेशान होंगे लोग, वहाँ पे उनको इन्फेक्शन होगा, तो वो कहलाएगा एंडेमिक। नेक्स्ट वन, विटामिन विच हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन। तो एक विटामिन जो आयरन एब्जॉर्प्शन में, आयरन अवशोषण में सहायता करता है, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, थायामीन है, राइबोफ्लोविन है कि पेंटोथेनिक एसिड है। अब यदि आप आयरन की टेबलेट लेते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं खट्टे फलों के जूस के साथ में इसको लीजिए। उनका रीज़न होता है कि आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन के साथ में विटामिन सी भी जाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पर विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर जो आयरन के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाला विटामिन है वो क्या, वो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्टिविटी ऑफ चिकन पॉक्स। छोटी चेचक की संक्रामकता रहती है 3 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैसेस टिल द लास्ट स्केप फॉल ऑफ गिवन एज लॉन्ग एज फीवर लास्ट या फिर 6 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैसेस। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, इनका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड अलग अलग होगा, बट जो इन्फेक्शन कॉज करने की क्षमता, जिसको हम कहते हैं संक्रामक क्षमता, वो रहेगी 6 दिनों तक। कब, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, दौरे देखने के 6 दिन बाद तक है। जो ये पर्सन खुद तो बीमार है ही, साथ में दूसरों को भी ये बीमारी है जो दे सकता है। नेक्स्ट वन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट फूड, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एज। हमारे शरीर में भोजन को पचाने, शरीर में पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने, अवशोषण करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और उनको स्टोर करने में लगने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, बॉडी मास इंडेक्स या फिर थर्मोजेनेसिस। तो ये क्षमता क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी कि हमारे शरीर में जो फूड है, क्या है, हमारे शरीर में जो भी फूड आप खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं पूरे न्यूट्रिएंट्स को, तो वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर वो पूरी प्रोसेस कहलाएगी जेनेसिस कह सकते हैं। क्या है, थर्मोजेनेसिस कह सकते हैं। बीएमआई तो आपके शरीर का भार कितना है एज पर आपकी हाइट, तो वो है यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पर क्या होगा, थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट वन, ग्लूकोज इज एडेड इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन टू इन्फेंट फॉर। यदि नवजात में निर्जलीकरण होता है तो उसमें उसको ग्लूकोज ऐड कर दिया जाता है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के लिए, नन ऑफ द अबव, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए या फिर स्वाद के लिए। तो ग्लूकोज क्या ऐड किया जाता है इन्फेंट्स को यदि डिहाइड्रेशन होता है तब, आप लोग बताइए यहाँ पे किसके लिए किया जाएगा यहाँ पे। तो एस पर मेरे तो सोडियम के लिए तो नहीं होगा ये,
ना यहाँ पे नन ऑफ दी अबव ना टेस्ट के लिए। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ऐड है जो किया जा सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, बट एज पर आंसर की तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका आंसर है होगा। फिर है अब BMI इज़ ग्रेटर देन 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर फॉर वुमेन इंडिकेट्स। तो महिलाओं के मामले में यदि 25 से अधिक BMI है, इसका मतलब क्या है? सामान्य से अधिक पोषण है, सामान्य से कम पोषण है, बैलेंस संतुलित है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए 18 to 25 तक तो नॉर्मली कंसीडर होता है, क्या है नॉर्मल। लेकिन यदि 25 से ज़्यादा हो जाए, क्या है 25 से ज़्यादा हो जाए किसी महिला में, तो ओवर न्यूट्रिशन की शिकायत है। किसकी है? ओवर न्यूट्रिशन की। यदि 18 से कम है तो माल न्यूट्रिशन की होगी। 18 से 25 की कैटेगरी में मतलब संतुलित है। नेक्स्ट वन है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस एंड चिलियोसिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पे देखिए बीमारियों के नाम बताए गए हैं, क्या है? कोणीय मुखपाक, दैट मीन्स एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो जो यहाँ पर ग्लोसाइटिस है, इसका मतलब होगा आपकी जीभ में इन्फ्लामेशन होना। क्या है? टंग में इन्फ्लामेशन होना। मैं आपको फिर से बताती हूँ, जहाँ पर भी आइटिस वर्ड जुड़ जाता है मतलब इन्फेक्शन की बात है जो की जा रही है। तो ग्लोसाइटिस होगा, स्टोमेटाइटिस होगा और साथ में चिलोसिस होगा। तो ये सब होंगे राइबोफ्लोविन की कमी के कारण। किसकी? राइबोफ्लोविन की कमी के कारण। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है, इसको हम 3Ds बीमारी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन ऑफ द बेल टेस्टेड अप्रोच टू कंट्रोल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज इन द पॉपुलेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें उसका वितरण किस चीज़ को आप बांटेंगे। यदि आपको बड़े पे जनता को क्या करना है, आयोडीन की कमी से बचाना है, तो आयोडाइज्ड पानी बांटेंगे क्या आप उनको? आयोडाइज्ड एरेटेड ड्रिंक्स देंगे, आयोडाइज्ड नमक का जो वितरण करेंगे, या फिर आयोडाइज्ड स्पाइसेस देंगे, मसाले दे देंगे। तो यदि आपको जनता को आयोडीन की कमी से बचाना है तो सबसे पहली चीज़ जनता को अवेयर कीजिए कि आपको किस चीज़ में प्रॉपर आयोडीन है। आयोडीन युक्त नमक खाइए और यहाँ पर वही डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, मतलब आयोडाइज्ड सॉल्ट आयोडीन युक्त नमक का है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर है मीजल्स वैक्सीन इज गिवन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन किस आयु में दिया जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, मीजल्स वैक्सीन है जो दिया जाता है 9 महीने कंप्लीट होने के बाद। जब बच्चा अपनी 9 महीने की उम्र कंप्लीट कर ले उसके बाद है जो यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यदि इसके जो और डोज दिए जाते हैं तो 3 महीने का है जो यहाँ पे गैप दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है सिक टेस्ट इज डन इन। सिक परीक्षण किया जाता है किसके लिए? मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, पोलियोमाइलाइटिस के लिए। तो सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। किसके लिए? डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए सिक टेस्ट है जो किया जाता है। फिर मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑफ। तो किस तरीके के प्रोटीन सोर्स हैं? हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले, हाई रिटेंशन वैल्यू वाले, हाई एब्जॉर्प्शन वैल्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मांस हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए, दूध हो गया, सभी के हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले फूड हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण होगा, एनर्जी होगी, सब कुछ होगा। तो क्या है? हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले फूड में कंसीडर हो जाएंगे। फिर है द वैक्सीन यूजुअली गिवन टू पिलग्रिम्स टू द मिडिल ईस्ट इज। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि आपको यदि मिडिल ईस्ट कंट्री में ट्रैवलिंग करके जाना है तो कंपलसरी है कि आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए। उस वैक्सीन का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा या DPT। तो यदि आप मिडिल ईस्ट कंट्री में घूमने जाते हैं या किसी भी काम से जाते हैं तो आपको येलो फीवर की वैक्सीन है जो कंपलसरी रखी गई है। क्या है? जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं तो उनको येलो फीवर की वैक्सीन कंपलसरी मानी गई है। नेक्स्ट वन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कोलेरा वर आइडेंटिफाइड बाय। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलेरा, इसकी पहचान किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने, न्यूटन ने, क्या आइंस्टीन ने? किसने इसकी खोज की थी? विब्रियो कोलेरा क्या फैलाता है? हैजा। हैजा के लिए
कोलेरा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो क्या हुआ, विब्रियो कोलेरा। टीबी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, किसके लिए, टीबी के लिए। अब इन दोनों की जो खोज करने वाला एक ही वैज्ञानिक है, एक ही साइंटिस्ट है, वो है रॉबर्ट कोच। क्या है, रॉबर्ट कोच। फिर है रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंटिज। तो बच्चों में डीपीटी का टीका कहाँ पर दिया जाता है, ग्लूटियल मसल में, डेल्टॉइड में, फोरआर्म में, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। तो यहाँ पर कहाँ दिया जाएगा, डीपीटी का टीका बच्चों में दिया जाता है पहली चीज़ मसल्स में, इंट्रामस्कुलर रूट से। अब यहाँ पे डेल्टॉइड मसल में बच्चों में टीका नहीं दिया जाता। देखिए आंसर की में गलत दिया है, यहाँ पर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में यहाँ पर है जो टीका दिया जाएगा डीपीटी का टीका। डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस कहाँ पे दिया जाएगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। लेकिन ये जो एस पर आंसर की दिया है डेल्टॉइड है, आपका नहीं होगा। बच्चों में ओनली, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ओनली बीसीजी का टीका वो भी इंट्राडर्मली दिया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में। उसके अलावा उनकी कोई सी भी वैक्सीन हैंड में नहीं लगाई जाती, ये चीज़ रिमाइंड रखिए। तो यहाँ पे आपको जो डेल्टॉइड मसल है कहाँ पे होती हैं, आपकी फोरआर्म मसल है, तो यहाँ पे तो ये नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, थायमिन डेफिशिएंसी इज यूजुअली कॉज्ड ड्यू टू। तो थायमिन की कमी आमतौर पर किसको होगी, व्हेन पीपल कंज्यूम मोर पॉलिश्ड राइस, लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल खाने से, अडॉप्ट इम्प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिस, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं से, या फिर थ्रोइंग एक्सेस वाटर आफ्टर कुकिंग राइस, या फिर सभी। तो पहली चीज़, खाना बनाने के दौरान यदि आपने खाने को ज़्यादा पका दिया तो आपके न्यूट्रिएंट्स बर्न हो जाएंगे, खाना लाइक भूसा टाइप हो जाएगा। दूसरी चीज़, चावल ज़्यादा वॉश करने से, चावल को ज़्यादा कुक करने से चावल में थायमिन है जो निकल लेता है, उसमें नहीं बचता फिर। तो यहाँ पर वही है कि यदि आप चावल को ज़्यादा वॉश करके धोते हैं, ज़्यादा ना, 1-2 बार वॉश करना सफिशिएंट, किसी किसी की हैबिट होती है 5-6 बार वॉश करना। चावल पक रहे हैं, जो माड़ कहलाता है, आपने हो सकता गांव में देखा हो, नहीं देखा हो पता नहीं, तो जो माड़ कहलाता है चावल का, उसको निकाल देने से। तीसरी चीज़, यहाँ पर यदि हाई क्वालिटी के पॉलिश्ड राइस, हाई क्वालिटी के राइस है जो कि बट पॉलिश्ड राइस हैं, तो यहाँ पे उनमें उसमें भी थायमिन है जो नहीं होगा। और उसके कारण जब नहीं होगा आपको लगेगा हमने तो वही खूब खाया, क्यों नहीं खाने पीने में मिला, वही जब आप पहले ही उसको निकाल चुके हों। फिर है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी, 1983 में, 1987 में, 2002 में कि 2004 में। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी वो आई थी 1983 में। कब बन के आई थी, 1983 में है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बन के आई थी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फैटी एसिड। तो इनमें से कौन है जो एक आवश्यक वसा अम्ल है, लिनोइलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है ना फॉलिक एसिड है, यहाँ पर है लिनोइलिक एसिड। क्या होगा, लिनोइलिक एसिड। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, या फिर क्लोरिस्ट्रीडियम के द्वारा। तो मलेरिया का जो कॉज है वो होता है प्लाज्मोडियम। अब इसकी 4 स्पीसीज होती हैं, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो मलेरिया, विब्रियो वाइवेक्स, विब्रियो फॉल्सीपेरम। भारत में सबसे कॉमन जो अफेक्ट करेगी प्रजाति प्लाज्मोडियम की वो होती है फॉल्सीपेरम। नेक्स्ट वन, growth retardation and severe wasting of muscle and subcutaneous fat are two constant feature of nutrition। वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वची वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधी किसकी 2 सतत विशेषताएं, मतलब 2 क्लासिकल साइन किसके हैं, सबक्यूटेनियस फैट का लॉस होना, साथ में मसल वास्टिंग होना, मरासमस, पेलाग्रा, स्कर्वी या फिर स्टोमेटाइटिस। तो यहाँ पर स्कर्वी सी की कमी से होगा, पेलाग्रा नियासिन की कमी से होगा, मरासमस ही है। यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान दीजिए, मरासमस वाला बच्चा है जो ना तो उसमें मसल्स बचेंगी ना सबक्यूटेनियस फैट बचेगा, तो वो क्या कैसा होगा, उनको सुकड़ा हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं, कुपोषण। कंजक्टिवल सिरोसिस मीन्स ऑफ कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवल सिरोसिस का कनेक्शन किससे, ड्राइनेस से, ब्लाइंडनेस से, सॉफ्टनेस से कि हार्डनेस से। तो सिरोसिस का मतलब होता है ड्राई होना,
याद रखें, क्या होना, ड्राई होना। मतलब यहाँ पर कंजक्टिवल सिरोसिस का मतलब क्या है, आँखों में सूखापन आना और ड्राइनेस देखने को मिलना। फिर है एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसेंशियल फॉर, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है? यूट्रस को इनलार्ज होने के लिए, बच्चे की ग्रोथ अच्छी फास्ट होने के लिए, दोनों के लिए, कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा डाइट लेने की ज़रूरत होती है। 300 कैलोरीज तो मिनिमम आपकी डाइट एक्स्ट्रा होनी चाहिए, स्पेशली इन सेकेंड ट्राइमेस्टर से। यूट्रस क्या है? 60 ग्राम का ऑर्गन है, एक एवरेज बताया है मैंने। 60 ग्राम का ऑर्गन है। प्रेगनेंसी में जब बच्चा यूट्रस में आता है तो यूट्रस 1000 ग्राम तक क्रॉस कर जाती है। अब जो 1000 ग्राम तक क्रॉस हुई, स्ट्रेच हुई 60 ग्राम से, तो उसके लिए खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी अच्छी। इसीलिए सिंपल है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फीटस की ग्रोथ के लिए तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मदर की यूट्रस ग्रोथ के लिए भी चाहिए है। नेक्स्ट, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों को कभी कभी क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, प्राइमरी प्रिंसिपल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन हज़ारों बार बताया 4 किलो कैलोरी देगा, फैट 9 देगा, कार्बोहाइड्रेट 4 देगा। अब यहाँ पर क्या है? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। क्या है? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। और ये क्या कहलाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वन, पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ एनी अदर ऑर्गन देन लंग्स इज नोन एज, यदि फेफड़ों को छोड़कर, ध्यान से सुने क्वेश्चन, यदि किसी मरीज में फेफड़ों को छोड़कर शरीर के किसी और अंग में ट्यूबरक्लोसिस होती है, तब उसको क्या कहेंगे हम? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस, टीबी ऑफ लंग्स, दोनों, या एल्कोहलिक टीबी। तो यदि ट्यूबरक्लोसिस लंग्स के अलावा कोई अदर ऑर्गन को अफेक्ट करता है तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ओनली लंग्स को करेगा तो आप पल्मोनरी टीबी कहेंगे। क्या कहेंगे? पल्मोनरी टीबी। बट अदर देन लंग्स आ रहे हैं, फेफड़े आ रहे हैं आपके, तो वो क्या होगा? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का केस। फिर है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस की सीमाएं क्या हैं? रिकमेंडेशन ओनली फॉर हेल्दी पर्सन के लिए, रिकमेंडेशन नॉट फॉर अंडर नरिश्ड, ओबीज और सिक पीपल, देयर आर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो आरडीए की ये सबसे गलत चीज़ तो मुझे भी है, जो थोड़ा सा गलत ही है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ओनली हेल्दी पर्सन, रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो हेल्दी पर्सन के ऊपर इन्होंने रिसर्च करके बना दिया। ये ना तो जो कुपोषण वाले हैं, बीमार हैं, उनके लिए नहीं है आरडीए। और इसके जो डिफरेंस है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है, एज़ पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स भी अलग होता है। मैं कम खाती हूँ या ज़्यादा खाती हूँ, आपकी डाइट अलग होगी, मेरी अलग होगी, आपको डेली एनर्जी की अलग ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी इसकी क्या हो जाएंगी? लिमिटेशन हो जाएंगी। रिकमेंडेड डेली अलाउंस में ओनली हेल्दी पर्सन रिकमेंड किए गए, कोई बीमार, बुजुर्ग, बच्चों को ऐड नहीं किया गया है, स्पेशली सिक और ओबीस पर्सन को, न माल नरिशमेंट वालों को। और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट हर एक इंडिविजुअल की है जो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सभी चीज़ें हैं जो इसमें बाधा बन सकती हैं। फॉलोइंग बिलो मेथड कैन बी अडॉप्टेड वाइल असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल स्टेटस है जो इंडिविजुअल का, किस बेस से आप पता करेंगे? न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर न्यूट्रिशनल साइंस, बायोकेमिकल एस्टिमेशन, या फिर इन सभी से। बायोकेमिकल एस्टिमेशन का मतलब होता है आपका ब्लड सैंपल लेके, आपके ब्लड सैंपल लेके है जो चीज़ें चेक की जाएंगी कि आपको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, शुगर तो नहीं बढ़ रही है, आपको मोटापा वगैरह तो नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। किसकी कमी है, क्या ज़्यादा है, वो सब। न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता करने के लिए कि सबसे बेस्ट है ये सभी मेथड हैं। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, यहाँ पे आपकी हाइट, वेट, सब चीज़ें हो जाएंगी। न्यूट्रिशनल साइन को लेके कोई है जो आपको लक्षण तो नहीं दिख रहा है, वो भी। और बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, यहाँ पे एस्टिमेशन का मतलब है ब्लड टेस्ट करके है जो सभी चीज़ें चेक की जा सकती हैं, मतलब सभी हो गया। फिर है द प्रोटीन प्रोवाइडेड अंडर ICAD स्कीम टू चिल्ड्रन टिल 6 ईयर ऑफ एज इंक्लूड। यदि
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की ICDS जो 1975 में आई थी 2 अक्टूबर 1975 को, उसके अकॉर्डिंग 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को प्रोटीन की मात्रा कितनी है? इनको प्रोटीन का अमाउंट है 8 से 10 ग्राम डेली है, 8 से 10 ग्राम है जो इनका डेली का है। फिर है रेशनल रिस्पॉन्स टू डायरिया, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया क्या है? इंट्रावीनस थेरेपी, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, हाउस होल्ड फूड और सभी। तो डायरिया यदि किसी को होता है तो IV है जो थेरेपी दी जाती है, यदि ओरली नहीं ले पा रहे। नमक और शक्कर का घोल भी पिलाया जाता है, घरेलू खाना खिलाया जाता है बिना तला भुना हुआ, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपका हो सकता है। नेक्स्ट है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स कंटेनिंग फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिड्यूस द रिस्क ऑफ। तो गर्भावस्था के दौरान जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए। उस चेकअप के साथ में डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड देता है। फॉलिक एसिड देने के पीछे क्या रीज़न है? क्या वो आपके बच्चे को, जो अपकमिंग बेबी आने वाला है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाएगा, घेंगा से बचाएगा, या फिर मधुमेह से बचाएगा, डायबिटीज़ से बचाएगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं आप, एज सून एज पॉसिबल कंफर्मेशन होता है, इमीडिएट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए ताकि वो आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा सके। फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड टैबलेट लेने के पीछे का रीज़न है कि माँ जब प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड लेगी और इनिशियल टाइम में न्यूरल ट्यूब बनती है, सबसे पहले जो ऑर्गन बनेगा न्यूरल ट्यूब बनती है, वो क्लोज नहीं हो पाती, तो बहुत सारे डिफेक्ट डेवलप होते हैं। उसी को रोकने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन, इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द पीरियड ऑफ क्वारंटीन इज रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज इज डिटरमाइंड बाय। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि किसी भी बीमारी को, संचरणशील रोग का मतलब होता है कम्युनिकेबल बीमारी को रोकने के लिए किसी पर्सन को क्वारंटीन किया जाता है तो क्या ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है, कैरियर स्टेज, इंक्यूबेटरी पीरियड है, इन्फेक्टिविटी पीरियड। क्या होगा यहाँ पर? यदि किसी को किसी बीमारी से बचाना है तो उस पर्सन को क्वारंटीन कर देते हैं कि आप दूसरों को बीमारी ना फैलाएंगे, तो वो क्या है, वो कहलाता है, क्या होगा? उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आई होप सो कि आज की आपको शॉर्ट क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।